कपड़े का तो कोई वजूद नहीं होता और कपड़े का तो कोई धर्म नहीं होता। अगर आप मुझे देख रहे तो आप कह सकते हैं कि कुर्ता और पजामा है, लेकिन जब ये फीता लग जाता है तो ये इस्लामिक बन जाता है, और अगर इसे ढक दिया जाए तो ये वापस कुर्ता बन जाता है। तो हमारे देश में धर्म का ये प्रभाव है। माइनॉरिटी है क्या? ज़्यादातर बुद्धिजीवी माइनॉरिटी को ही नहीं समझते कि माइनॉरिटी है क्या। माइनॉरिटी रिलीजन के बेस पे होती ही नहीं है। माइनॉरिटी हम उनको कहते हैं जो माइनर हो। माइनर कैसे होते हैं? पहला फैक्टर गरीब, अशिक्षित, बैकवर्ड। लेकिन हमारे यहाँ सरकारों ने क्या करा? माइनॉरिटी को रिलीजन से कन्वर्ट कर दिया। मुस्लिम माइनॉरिटी हो गए, क्रिश्चियंस माइनॉरिटी हो गए, सिख माइनॉरिटी हो गए, क्या हिंदूज मेजॉरिटी में? अगर हम किसी धार्मिक व्यक्ति की हत्या करते हैं तो एक व्यक्ति की हत्या होती है और उसकी हत्या से 100 धार्मिक लोग और तैयार होते हैं। पहले आपको ये बात समझना होगा। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। देखिए, पहले कृषि की बात कर लेते हैं, बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने एक वीडियो में एक प्रश्न उठाया था कि अगर एक डॉक्टर अपनी विजिटिंग फ़ी 1000 रुपये ले सकता है, अगर एक मैकेनिक अपनी विजिटिंग फ़ी ले सकता है, तो एक किसान अपने सब्जी और फल का रेट क्यों नहीं फिक्स कर सकता? क्या कृषि एक उद्योग नहीं है? यहाँ पौंटी चड्डा जैसे लोगों को पोल्ट्री के लिए ज़मीन दे दी जाती है, रिलायंस को दे दी जाती है, तो क्या हमारा किसान खेती को औद्योगिकरण में नहीं परिवर्तित कर सकता? वो रेट और प्याज और टमाटर का रेट क्यों नहीं फिक्स कर सकता? किसान गन्ने का रेट क्यों नहीं फिक्स कर सकता? उत्तर प्रदेश एक ऐसी सरकार है जो गन्ने की राजनीति पे चलती है, तो गन्ना मिलों का काम सीधा हमारे किसानों को क्यों नहीं दिया जाता? ये सवाल तो कृषि के लिए था। अब आपके दूसरे सवाल का उत्तर कि देश धर्म और जाति के नाम पे, तो देखिए, हमारे देश में विविधता में एकता का सभ्यता बहुत पुरानी रही है। विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म के लोग हमारे यहाँ रहते हैं, और हमारे देश में बाहुल्य क्षेत्र भी है, बाहुल्य धर्म, बाहुल्य क्षेत्र भी होते हैं। तो स्वाभाविक से एक प्रक्रिया है कि धर्म एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अलग अलग जगह। आप देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। कपड़े का तो कोई वजूद नहीं होता और कपड़े का तो कोई धर्म नहीं होता। अगर आप मुझे देख रहे तो आप कह सकते हैं कि कुर्ता और पजामा है, लेकिन जब ये फीता लग जाता है तो ये इस्लामिक बन जाता है, और अगर इसे ढक दिया जाए तो ये वापस कुर्ता बन जाता है। तो हमारे देश में धर्म का ये प्रभाव है। जो फैसले निरंतर हो रहे हैं उससे ये संदेश जाने लगा है कि धर्म विशेष और जाति विशेष को हाशिए पर किया जा रहा। आप इतने दिनों से समाज के बीच हैं, क्या ये आरोप सरकार पर जो लगाए जा रहे हैं उस धर्म विशेष और जाति विशेष के द्वारा उसमें कुछ दम है या निराधार? देखिए, मैं एक बात बोलूँगा। पहली बात तो किसी की हैसियत नहीं, किसी सरकार की औकात नहीं कि वो एक धर्म विषय किसी भी व्यक्ति को किंचु मात्र भी उसको तबाह कर सके, क्योंकि धर्म अपने आप में इतना बड़ा होता है कि हमारे बस की बातें नहीं होती। हम अगर एक धार्मिक व्यक्ति का अंत करते हैं, एक धार्मिक व्यक्ति की हत्या करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई दलित हो, चाहे बौद्ध हो, कोई जैन हो, अगर हम किसी धार्मिक व्यक्ति की हत्या करते हैं तो एक व्यक्ति की हत्या होती है और उसकी हत्या से 100 धार्मिक लोग और तैयार होते हैं। पहले आपको ये बात समझना होगा। लोग भावना से जुड़ते हैं। इंडिया इज़ अ कंट्री फुल ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स। हम देखिए, धर्म क्या है? भावना ही तो है, मोहब्बत का पैगाम है। हर धर्म में आप देखें, चाहे कुरान ले लें, चाहे गीता ले लें, चाहे बाइबल ले लें, चाहे आप गुरु ग्रंथ साहब ले लें, हर एक में आपको भाईचारा और मानवता के धर्म मिलता है। इस्लाम में भी बोला गया है कि अपने पड़ोसी को भी खुश रखो। मैं इसलिए ये प्रश्न कर रहा हूँ कि माइनॉरिटी जब प्रोटेस्ट के लिए सड़क पर आती है जी, तो उसे राष्ट्र विरोधी कहा जाता है जी। जबकि इस देश में जी एक फिल्म के नाम पर बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ और सरकारी संपत्तियों को बर्बाद किया गया। आरक्षण के नाम पर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, 2-3 राज्य उसमें झोंके गए। उस पर लोगों ने ये नहीं कहा कि ये देश की संपत्ति है, जबकि रेल के ट्रैक तक तोड़ दिए गए। फिर क्या? और सरकार भी नहीं। अब मौजूदा सरकार सीए प्रोटेस्ट में जो लोग हिस्सा लेते हैं, एंटी सीए प्रोटेस्ट में, उनकी संपत्तियों को भी कुर्क करती है और जेल में भी डालती है और लोग समर्थन करते हैं। तो क्या माइनॉरिटी में अनसेफ फीलिंग है? ये सही है या गलत? देखिए, पहले एक प्रश्न में समझना होगा, व्हाट इज माइनॉरिटी इन ट्रू सेंस? माइनॉरिटी है क्या? ज़्यादातर बुद्धिजीवी माइनॉरिटी को ही नहीं समझते कि माइनॉरिटी है क्या। माइनॉरिटी रिलीजन के बेस पे होती ही नहीं है। माइनॉरिटी हम उनको कहते हैं जो माइनर हो। माइनर कैसे होते हैं? पहला फैक्टर गरीब, अशिक्षित, बैकवर्ड। लेकिन हमारे यहाँ सरकारों ने क्या करा? माइनॉरिटी को रिलीजन से कन्वर्ट कर दिया। मुस्लिम माइनॉरिटी हो गए, क्रिश्चियंस माइनॉरिटी हो गए, सिख माइनॉरिटी हो गए, क्या हिंदूज मेजॉरिटी में?
पहले हमें ये तथ्य क्लियर करना होगा। एक इतना बड़ा प्लान था इंडिपेंडेंस के पहले कि लोगों को पहले ट्रैक कर दें ताकि दूसरे लोगों का दमन किया जाए। क्या हिंदू में मेजॉरिटी है? क्या दलित मेजॉरिटी है? क्या संथाली मेजॉरिटी है? क्या आदिवासी मेजॉरिटी है? उसको विभाजित करने के लिए उन्होंने एससी और एसटी का कैटेगरी कर दिया। पहले हमें माइनॉरिटी का फील समझना होगा। और दूसरी बात, जो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का हम प्रोस्पेक्ट करते हैं कि आज जो सीए में आ रहे हैं, आप बात करते हैं माइनॉरिटी की, क्या आज मेजॉरिटी की सुनी जा रही है क्या? पहली बात हमें ये समझना होगा। ज़्यादातर चैनल, ज़्यादातर प्लेटफॉर्म जो है, हम लोग एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं जब हम माइनॉरिटी की बात करते हैं। क्यों ना हम एक बार मेजॉरिटी की बात करें? क्यों ना हम उस मुश्किलात को उठाएं? क्या मेजॉरिटी खुश है? जिस दिन आप ये सवाल उठा दोगे ना, चलिए आपको एक लाइव उदाहरण देता हूं। मेरे से बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत कुछ मैं सीखूंगा सरोवर साहब आपसे और आप सभी साथियों से। मैं एक प्रश्न उठाता हूं। देश के बड़े बड़े उद्योगपति को छोड़ दीजिए, वो ना माइनॉरिटी है ना मेजॉरिटी है, वो एक अलग ही कंट्री है, उनके लिए एक अलग देश है। बाकी देश में हम और आप जैसे तमाम लोग एडजस्ट होते हैं, बराबर। तो मुझे एक बात बतानी है आप लोगों से। आइए दिल्ली में, आइए हैदराबाद में, आइए बेंगलोर में, आइए नोएडा, फरीदाबाद में, गाजियाबाद, गुड़गांव में, आइए कटक में, आइए टाटा नगर में, इन शहरों में चलते हैं, एक सर्वे करते हैं। अगर आपको 80% से ज़्यादा लोग इस वक्त हमारे देश की व्यवस्था से दुखी ना पा जाओ, अगर उनका लिविंग स्टैंडर्ड डाउन ना हो गया हो, तो आपको समझ में आएगा कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का चक्कर क्या है। लेकिन गवर्नमेंट की जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है, इनका जो आईटी सेल है, वो ऐसा आईटी का एक मैसेज फेंकता है व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, कि हम लोगों का ध्यान मुख्य मुद्दे में जाता ही नहीं है। हम फंस जाते हैं माइनॉरिटी के चक्कर में लेके, हम माइनॉरिटी में फंस जाते हैं, जबकि एक्चुअल प्रॉब्लम मेजॉरिटी की आज की डेट में। अगर कोई ये सोचता है कि ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है और हिंदू बाहुल्य देश हो जाएगा या हिंदू देश हो जाएगा, तो गलतफहमी आप निकाल लीजिए। पहली बात, मैंने अपनी वीडियो में अभी लाइव सेशन में बोला था कि हमें ये तय करना होगा कि हम भारतीय हैं या हिंदुस्तानी हैं। दोनों में बहुत डिफरेंस है, और टेक्नोलॉजिकली, लीगली और संवैधानिक तौर पे इस सवाल का आंसर आपको दिल में झांक के लेना होगा कि हम हिंदुस्तानी हैं या भारतीय हैं। अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी खेलिए, अगर आप भारतीय हैं तो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी आएगी नहीं। क्योंकि 2013 के बाद ये जो गवर्नमेंट आई है ना, इसने मेजॉरिटी शब्द को ही उड़ा दिया है। अब केवल एक चीज़ मेजॉरिटी बन के रहेगी, दैट इज़ बीजेपी एंड आरएसएस। आप समझ रहे हैं? और जो भी व्यक्ति, जो भी समुदाय, जो भी जाति, जो भी धर्म, इनके खिलाफ कोई भी मूवमेंट, कोई भी प्रश्न उठाता है, वो माइनॉरिटी टैगलाइन हो जाता है। जैसे कि आप, जैसे कि शाहीन बाग, जैसे कि लखनऊ का घंटाघर, जैसे कि मुरादाबाद के चस्पे हुए पोस्टर, जैसे कि भट्टा पारसौल के किसान जो कि जाट सब बाहुल्य क्षेत्र से आते हैं, जैसे कि पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के जो भूमि अधिग्रहण होते हैं, हिंदू जाति के, गुर्जर जाति के, ठाकुर जाति के किसान, जैसे कि जेवर एयरपोर्ट के किसान जिनकी जमीन अधिग्रहित होती है, वो तो नहीं है माइनॉरिटी में, लेकिन वो भी इसी सेल में आ जाते हैं। क्यों? सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाइए और जेल में आपके स्वागत है, अच्छे दिन आ गए। तो हमें कहीं ना कहीं ये मैसेज देना होगा कि माइनॉरिटी नाम का चीज़ ही नहीं रहा। अब पूरी मेजॉरिटी को पहले माइनॉरिटी बना दिया और जो बाकी बचे कुचे लोग हैं उन्हें जेल में डालने की पूरी तैयारी है। एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछिए ना प्लीज़। जो जेल की बात आपने कही, जो मैं कह रहा हूँ, बड़े प्रोटेस्ट हुए इस देश में और आज भी हो रहे हैं। बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता इस देश में आज भी पैदा हो रहे हैं। भैया खाना क्या कारण है? मैं बार बार वहाँ आपको ले जाना चाहता हूँ जी, कि अगर मुस्लिम एक्टिविस्ट खड़ा होता, आप शब्द मैं मुस्लिम लगा रहा हूँ, माइनॉरिटी मेजॉरिटी को बहुत अच्छा आपने डिफाइन कर दिया। मुस्लिम एक्टिविस्ट आता है तो उसकी जगह तो जेल है, लेकिन नॉन मुस्लिम में मैं व्यक्तिगत बिल्कुल ये प्रश्न है, अपर कास्ट के जितने भी हैं जी जी जी, उनको कहाँ आप देखें, मुंबई से लेकर और बिहार तक लोग सरकार के खिलाफ भद्दे गालियों का भी प्रयोग करते हैं और आज़ाद घूम रहे हैं। क्या फ़र्क है? क्यों ऐसा? देखिए, मैं पहले एक बात बता दूं कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये लाइन किसी बुजुर्ग साहब ने कहा था और मैं उसे फॉलो करता हूँ। किसी बुजुर्ग साहब को इसलिए बोल रहा हूँ, अगर उनका नाम ले लूँ तो वो हिंदू मुस्लिम हो जाएंगे, लेकिन बुजुर्ग साहब तो सबके होते हैं। मैं अपने बुजुर्ग को कैटेगराइज नहीं करता। मेरे लिए सभी बुजुर्ग मेरे अपने, मेरे वालिद की तरह हैं। आप समझ रहे? वालिद यानी कि फादर साहब का दर्जा। अब आपको जवाब देता हूँ। अखिल गोगोई मुस्लिम तो नहीं है, सुनिएगा मेरी बात। अभी भारद्वाज मैडम जो अर्बन नक्सलिज्म का केंद्र चला था आज से 4 महीने पहले, उनमें से एक भी मुस्लिम नहीं थे, सारे हिंदूज थे। नक्सल के जितने लोग हैं एक भी मुसलमान नहीं है, आपकी जानकारी के लिए, वो सब हिंदूज हैं, जेलों में बंद है। सवाल हिंदू और मुसलमान का नहीं है, ये बात भी इन्होंने हमारे दिमाग में घुसाया। आपको समझना होगा, इनका आईटी सेल आपको मेरे से अलग कर रहा है, एक्टिविज्म में भी। अरे बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा। जिस दिन आप इस प्रोपेगेंडा को समझ गए ना,
उस दिन भारत एक हो जाएगा। उसको समझने के लिए आपको पहले बात समझना जरूरी है कि चाय जब आप पीते हो ना, चाय, वो चाय के बगान में कौन सा मजदूर है, मजदूर की कोई जात नहीं होती। आप जिस बिल्डिंग में खड़े हो, बिल्डिंग मजदूरों ने बनाया, मजदूर की कोई जात नहीं होती। वही जात हमें अपने अंदर लाना है कि हमारी कोई जात नहीं है। पहली, अभी तक तो हम इन्हें बता रहे हैं कि हमारी जात है, माइनॉरिटी है। एनआरसी सीए में हम बता रहे हैं क्या माइनॉरिटी है। हमें ये बंद करना होगा क्या माइनॉरिटी, हमें ये कहना होगा कि एनआरसी गलत है। कैसे गलत है? आओ मेरे सामने आमना सामना करो, आओ संवैधानिक तौर पे आमना सामना करो, आओ कागज हम दिखाएंगे और जरूर दिखाएंगे। कौन कहता है कि कागज नहीं दिखाएंगे? गलत है, कागज हम दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? आप कागज बनवाओ तो सही। जो व्यक्ति 1970 में पैदा हुआ है उसका बर्थ सर्टिफिकेट बना था क्या? जो व्यक्ति 1970 में पैदा हुआ है, 5% लोग नहीं मिलेंगे आपको, 5%। आज से 15 साल पहले मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट होता था वह हाथ से रिटर्न होता था ना जी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, हर जगह में। अब कंप्यूटर आ गया। तो जिस जमाने में आप रहो उस जमाने की बात करो, जिस दौर से आप गुजरो उस दौर का जिक्र करो। अगर ये बीजेपी वाले उस दौर का जिक्र करेंगे, हम इन्हें उस दौर में भी ले जाएंगे। ये हमें माइनॉरिटी में ले जाएंगे, हम अशफाकुल्ला खान की गिनती कराएंगे। ये हमें माइनॉरिटी में ले जाएंगे, हम हामिद गुल के बारे में जिक्र करेंगे। ये हमें माइनॉरिटी में ले जाएंगे, हम गुरु गोविंद सिंह के बारे में जिक्र बताएंगे। ये जो हिंदुत्व के चोचले वाले लोग हैं इन्हें हम बताएंगे। हिंदुत्व को बचाने वाला कौन था? सिख कौम। क्यों बना था सिख? हर घर से एक सिख बना था, हर परिवार से एक लड़का जो सिख बना था। क्यों बना था? हिंदुओं की रक्षा के लिए। किनके खिलाफ? मंगोल आक्रमणकारी के खिलाफ, तुर्क आक्रमणकारी के खिलाफ, चंगेज खान के खिलाफ। क्या ये मुसलमान थे? आपको पहले ये समझना होगा, या पहले ये मंगोलकारी थे? अब हमारे देश में वही बात आ गई। पाकिस्तान का व्यक्ति भी मुसलमान है, सऊदी अरब का व्यक्ति भी मुसलमान है, और इंडिया का मुसलमान भी मुसलमान है। तो क्या इंडिया का मुसलमान सऊदी अरब का हो जाता है? क्या इंडिया का मुसलमान पाकिस्तानी हो जाता है? ये बीजेपी के लोगों को हमें ज्ञान देना होगा। और जब तक हम माइनॉरिटी खेलेंगे, रेबल ये बातें कभी नहीं करेगा। रेबल ये बोलेगा सेव इंडिया। इसीलिए प्लेटफॉर्म बनाया सेव इंडिया। हम इन लोगों को ये बताएंगे कि आप पहले फर्क बताइए नेशनैलिटी और रिलीजन। आप अभी तक बीजेपी की वार को नहीं समझ पाए, जो हम पत्रकार भाइयों को अब समझना पड़ेगा। हम इतने दुविधा में क्योंकि आप लोगों का कष्ट देखते हैं, आप लोगों को देखते हैं जब जेल में डलता है उनकी औरतें रोती हैं, आप देखते हैं उनके बच्चे तिलमिलाते हैं। आप ये दर्द देखते होंगे, मेरे से ज़्यादा देखते होंगे। आप उनके घर जाते हैं, लेकिन उसके पीछे का उस दर्द को 2 सेकंड के लिए भूल जाइए। जो आंदोलन करेगा उसका परिवार कीमत चुकाएगा। अशफाकुल्ला खान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, 23 साल की उम्र में लोग फांसी में चढ़े, उनका परिवार ने कुर्बानी दी। ये होता है। अगर आप बगावत करोगे दौर देना पड़ेगा, लेकिन आज उससे बड़ा एक दौर है। अगर इस एजेंडे को ख़त्म करना है ना, इनके एजेंडे को, तो इनके एजेंडे के लिए हमें पहले मेजॉरिटी को कैच करना होगा। हम एक सवाल पूछते हैं आपके मंच के माध्यम से। इन्होंने जीएसटी बनाया, वो मेजॉरिटी के लिए हेल्पफुल है या माइनॉरिटी के लिए? जवाब आप दीजिएगा। इन्होंने डिमोनेटाइजेशन बनाया, इसका आंसर मेजॉरिटी देगी या माइनॉरिटी देगी? टैक्स किसने दिया? इंडियंस ने दिया। टैक्स जो है इंडियंस ने दिया, किसी हिंदू और मुसलमान ने तो दिया नहीं। मेरा भाई साहब एक बड़ा छोटा सा प्रश्न, अगर आपने कभी गौर किया हो बहन जी, एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन था मेरा, जो बहुत जल्दी आने वाले टाइम पे आएगा। जब हम एक मोटरसाइकिल खरीदते हैं, हम एक कार खरीदते हैं, हमारे साथ 1 टाइम रोड टैक्स ले लिया जाता है। अगर आपने देखा हो 1 टाइम रोड टैक्स, कोई मुझे ये बता दे 1 टाइम रोड टैक्स क्या होता है? सड़क पे चलने के लिए ना। तो फिर हमसे टोल टैक्स क्यों लिया जाता है? यहाँ मेजॉरिटी और माइनॉरिटी पे बात करेंगे ना, यहाँ मेजॉरिटी और माइनॉरिटी पे बात करेंगे, या फिर वो रोड टैक्स मत लो, टोल टैक्स हम देते रहेंगे। और अगर टोल टैक्स देंगे तो कब तक? अच्छा आपने सवाल उठाया है। देश में कॉमन पॉलिटिक्स की गाड़ी को पटरी से उतार दिया है जी, और पूरी तरह से केवल भाजपा नहीं जी, तमाम दलों की पॉलिसी ये हो गई है कि कॉम्युनल पॉलिटिक्स हो। आप कैसे कॉमन पॉलिटिक्स को पटरी पर लाएं? जी भाई देखिए, मैं एक बात बोलूंगा। पहली बात तो हम पॉलिटिक्स को रास्ते में नहीं लाएंगे। मेरे सारे युवा साथी जान लें ये बात। आई एम गोइंग टू डू नथिंग अबाउट पॉलिटिक्स। आई एम गोइंग टू डू समथिंग अबाउट द बैड पॉलिटिशियंस। आप समझ रहे हैं ना? मुझे राजनीति में कुछ नहीं करना, मैं तो राजनीतिज्ञों के लिए आया हूं इस मंच पे। मुझे बुरे राजनीतिक सुधारने हैं। जब तक इन बुरे राजनीतिकों के ये मैसेज ना जाए ना कि 1 लाख लोग तुम्हारे घर के दरवाजे पे खड़े होंगे, शांतिपूर्ण तरीके से खड़े होंगे, लाठी लेके नहीं। आप उसी घर से निकलोगे, अपने गेट में गाड़ी में निकलोगे, और आप जब उस गाड़ी से निकलोगे और हम यूं खड़े रहेंगे और आपको दिखाएंगे गेट वेल सून, कम सून टू अस,
रिटर्न टू योर ओन सेलेक्टेड एरिया, रिटर्न टू योर संसदीय क्षेत्र। बेशरम व्यक्ति भी शर्मिला हो जाता है, समझ रहे हैं आप। इंसान के अंदर गैंडे की खाल नहीं होती, इंसान के अंदर इंसान की चमड़ी होती है। और जिस दिन इन पॉलिटिशियन की चमड़ी खाल बन गई ना, तो खाल के तो जूते बनते हैं, आप जानते हैं ये बात। खाल के तो जूते बनते हैं ना, क्रोकोडाइल बेल्ट, क्रोकोडाइल स्किन से बेल्ट बनती है, आप तो जानते हैं। शब्द तो आपके आध्यात्मिक लगते हैं, ऐसा नहीं लगता कि राजनीतिक हैं, लेकिन क्या आपको आत्मविश्वास है कि इस मैसेज को हम जन जन तक पहुंचा देंगे? देखिए, मैं एक बात बोलूँगा भाई साहब, आज नेशनल टीवी को बहुत प्रेशर है, नेशनल चैनलों को। ऐसा नहीं कि वो पत्रकार करप्ट हैं, बहुत भयभीत होंगे। आप समझिए, आज फेसबुक के ऊपर अटैक हो रहा है। 3 दिन पहले जब आप आए थे, हमारे यंगिस्तान वाले ब्रदर भी आए थे भाई साहब, उस दिन फेसबुक पे लाइव आ रहा था कि कांग्रेस एंड बीजेपी लड़ रही है, फेसबुक इनका प्रमोशन कर रहा है, फेसबुक उनका कर रहा है। अरे फेसबुक तो प्रमोशन करता ही है, मुझे आप लोगों ने कैसे जाना? यूट्यूब और फेसबुक से तो जाना वो क्या गलत कर रहे हैं। पहली बात तो मैं आपको एक बात बोलूँगा, आत्मविश्वास नहीं, आपका विश्वास मेरे आत्मा में है, आपकी विश्वास मेरे आत्मा में, मेरी आत्मा का कनेक्शन आपसे है। मैं एक साधारण भारतीय हूँ और हर साधारण जनमानस से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, इसमें असाधारण लोग भी आए तो मोस्ट वेलकम है, बिजनेसमैन भी आए तो मोस्ट वेलकम है, बड़े बड़े अधिकारी रिटायर्ड आ जा रहे हैं मेरे साथ, मोस्ट वेलकम है। साधन निमंत्रित है, वो हमें गाइड करेंगे। और रही बात है हमारी आवाज़ की, मेरी आवाज़ नहीं बोलूँगा, रेबल सदानंद पति की आवाज़ आप लोगों की आवाज़ है, क्योंकि दुख आप भी झेल रहे हैं, दुख मैं भी सह रहा हूँ, कष्ट मुझे भी हो रहा है। क्यों ना मिल के इस कष्ट को वापस उनको पहुँचाए, क्यों ना मिलके इस बैड गवर्नेंस को दोबारा गुड गवर्नेंस में तब्दील करें, और क्यों ना नेताओं को उनकी दायरे में ले आए। बस यही है मेरा मैसेज।